अग्रज बड़े भाई बलराज पांडे जी, नीरज जी, विंध्याचल जी, मेरे बड़े ही आत्मीय मित्र छोटे भाई और हिंदी की विलक्षण प्रतिभा व्योमेश शुक्ल जी, समर्थ आलोचक नीरज खरे जी और सभागार में उपस्थित सारे दोस्तों, दरअसल समापन वक्तव्य देने के लिए मुझे बोला गया है और विडंबना यह है कि इस सत्र को छोड़ करके और पिछले सत्र में मनोज जी का आधा व्याख्यान छोड़ करके और पिछले से मैं बहुत वाकिफ नहीं कि क्या क्या प्रश्न उठे, क्या क्या मुद्दे आए, क्या बहसें हुई, कौन से नए विचार आए, मैं उतना वाकिफ नहीं। तो इसलिए ये मैं एक प्रतिक्रियात्मक वक्तव्य मेरा माना जाए। इसमें कोई बहुत तैयारी, कोई बहुत विद्वता अगर आप तलाश करेंगे तो शायद निराश होंगे। लेकिन ये पहले तो मैं हिचक रहा था कि क्या बोलूँगा, लेकिन इसकी जो परिकल्पना आशीष जी की है और वो मेरे इतने आत्मीय हैं, उनकी बात को टाल पाना संभव नहीं था। तो मैंने स्वीकार किया कि मैं यहाँ कुछ न कुछ टूटी फूटी ही चीज़ें आप लोगों के सम्मुख रखूँगा। तो अगर इसमें आप अच्छाई पाएंगे तो आप मेरी स्वीकार करिएगा, अगर कोई त्रुटि पाएंगे तो आशीष जी के जिम्मे व्योमेश जी ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और एक समर्थ कवि भी हैं, कविता के आलोचक हैं, मनमज्ञ हैं। और मैं भी अपनी बात की शुरुआत एक बहुत मशहूर कवि रूमी की एक पंक्ति से करना चाहता हूँ। रूमी ने कहा कि सबसे खूबसूरत भाषा जिसे ईश्वर ने बनाया मौन है। मौन ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत भाषा है, बाकी भाषाएं उसका खराब अनुवाद है। तो खराब अनुवाद यानी जहाँ मनुष्य आ गया तो उसके अपने झगड़े आएंगे, उसके अपने तनाव आएंगे, उसमें अधिपत्य की जो चेतना होती है वह आएगी। तो शायद रूमी का आशय यह था कि जो निश्चलता है, जो और अभी भी अगर आप देखें तो एक सच्चा रचनाकार वही माना जाता है, एक अच्छा कवि, एक अच्छा कथाकार, जो बोलती हुई चीज़ों का, कहती हुई जो यथार्थ होता है, जो सच्चाई होती है, उससे आगे बढ़ करके जो मौन है उसको भी अभिव्यक्त कर ले जाए, उसको भी अभिव्यक्ति दे सके, वही एक कुशल रचनाकार माना जाता है। तो किसी भी भाषा की जो सिद्धि है वो उसकी वाचालता में नहीं होती है, वह कितना मौन को, कितना अनकहे को पकड़ सका है, अभिव्यक्त कर रहा है। शायद उसकी सामर्थ्य का इम्तिहान इसी से तय होता है। और अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ने के पहले एक और हमारे समय के बड़े ही प्रतिष्ठित कवि, वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी, उनकी एक कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं भी व्योमेश के वक्तव्य को सुन करके मैं भी कविता में हो गया हूँ, तो मैं कविता सुनाता हूँ और उसी के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। उनकी कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, बाद में सीखेगा भाषा, अभी वह अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी के अल्ले ले ले ले, तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वह व्यर्थ समझता है, अभी वह अर्थ समझता है, वगैरह वगैरह इस तरह से है। कहना कवि ये चाहता है कि बच्चा है, उसको भाषा नहीं आती है, इसीलिए वो सेकुलर है, इसीलिए वो पवित्र है। मैं अपने वरिष्ठ कवि से जो यहाँ उपस्थित हैं
मैं क्षमा याचना सहित कहना चाहता हूँ कि इनोसेंस या अज्ञान, इससे कभी न चेतना का विकास हुआ है, न किसी भाषा का, न किसी सभ्यता का विकास हुआ है। आपको ये भाषा ही है जो आपको सबसे उन्नत सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करती है, क्योंकि ये भाषा ही है जो विचार करने की और अपने अनुभवों को, अपनी स्मृतियों को दर्ज करने की शक्ति आपको प्रदान करता है। कल्पना करिए, जिसके पास मेमोरी ही नहीं होगी, वो कौन सी सभ्यता होगी, वो कौन सा मनुष्य होगा। तो स्मृति का निर्माण, स्मृति को सजोते हैं आप, या बताते हैं आप भाषा के जरिए ही। तो मेरा कहना यह है कि जो ये भावुकता है इस कविता में दिखाई पड़ती है कि बच्चा नहीं जानता, क्योंकि अगर वो भाषा नहीं जानता, ठीक है, वो सांप्रदायिकता नहीं जानेगा, लेकिन वो विज्ञान भी नहीं जानेगा, वो सेकुलरिज्म भी नहीं जानेगा, जो है वो गणित नहीं जानेगा, वो संगीत नहीं जान सकता है। तो इसलिए अज्ञान जो है वो कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान करता नहीं होता है। तो एक पोएट की एक भावुकता वाली पंक्तियां हो सकती हैं और अपील भी करती हैं। कई बार मैंने सुना, जब सुनाते हैं तो पसंद करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मैं उसको दूसरे संदर्भ में रख रहा था चीज़ों। अब जैसा कि विषय है कि दूसरी तरफ, एक तरफ यहाँ की भाषा के अस्तित्व को नकारने की बात, एक डिबेट और जैसे स्टालिन के समय में उठी। स्टालिन ने भाषा पर एक पुस्तिका लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो सुपर स्ट्रक्चर, और जो मुख्य चीज तो आर्थिक संरचना, बेस स्ट्रक्चर जो होता है, तो वो जो सुपर स्ट्रक्चर है वो बेस स्ट्रक्चर के अधीन होता है। यानी जैसी आर्थिक संरचना होगी उसी तरह जो है वो भाषा भी हो जाएगी, आपकी संस्कृति भी हो जाएगी। तो तमाम लोगों ने इसका अनुकरण किया, इस सिद्धांतिकी का। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हिंदी में अकेले रामविलास जी ने इसका प्रतिवाद किया था, इस स्थापना का। और शायद मेरे ख्याल से, जगह मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो आस्था और सौंदर्य पुस्तक में एक निबंध उनका है जिसमें इस बात को वो कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कि जब बहुत ठोस आर्थिक संरचना नहीं थी आपके पास, जब कोई एक ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ताकत नहीं थी, तब भी भाषाएं थी और कलाएं थी, जिसको आप कहते हैं कि मान लीजिए तब भी कलाएं और भाषाएं थीं। तो दरअसल कई बार भाषा और लिपि को जोड़ दिया जाता है और यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। लिपि एक रिकॉर्ड करने की चीज है। जैसे वेद को आप लीजिए, जो हमारी वैदिक ऋचाएं हैं वो अरसे तक वो कोई लिपिबद्ध थोड़े होती थी। वो मौखिक परंपरा में वो एक से दूसरे तक और एक समाज से दूसरे समाज तक, एक से दूसरे तक, एक कालखंड से दूसरे कालखंड तक वो फैलती चली गई। लिपि बाद में आती है। जैसे अगर आप सबसे अधिक जो तनावपूर्ण आजकल चल रहा है, उर्दू और हिंदी का चल रहा है, अगर आप लिपि हटा दें तो पहचान में आना मुश्किल हो जाएगा कि भाई कौन सी हिंदी है और कौन सी उर्दू है। तो ये इसमें एक बात तो ये तो दूसरी तरफ ये कट्टरता कि भाषा का कोई अपना अस्तित्व, एक तरफ की भाषा कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ जो स्टालिन की बात मैंने कही, और तीसरी तरफ जो है जिससे हम लोग सब घिरे हुए हैं कि भाषा को जो है कोई एक जिसे कहते हैं कि एक राष्ट्रवाद से या अपने धर्म से, जब धर्म और राष्ट्र की का प्रतीक हो जाएगी, यानी वह एक समूह की अपनी ताकत का, बल्कि अपनी ताकत का नहीं, दूसरे की कमजोरी
का द्योतक हो जाएगी। आपकी भाषा जब ये बताए कि दूसरा हीन है, दूसरा कमजोर है, तो एक तीसरी समस्या से हम लोग यहाँ पर फिर घिरे हुए, और शायद इसलिए घिरे हुए हैं। आप देखें कि दो चीजें, हमारी अपनी हिंदी को ही हम लोग लें, हमारी हिंदी में पहले आप अपभ्रंश काल के बाद के कविता को, भक्ति काल की कविता को आप लीजिए, चाहे गोरखनाथ की वाणी हो या कबीर के यहाँ आप लीजिए, वो क्वाइन करते हैं, देशज शब्द भी हैं, संस्कृत के शब्द काफी प्रवेश करते हैं। अपभ्रंश में संस्कृत की शब्द नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पर संस्कृत के शब्दों का बहुलता बढ़ती है, और इसी के समानांतर आपको फारसी के भी शब्द आपको मिलेंगे, जो है लोकल भाषा मिलेगी आपको, जो देशक में तो लिख ही रहे थे, अवधि में जो है लिख रहे थे, कोई ब्रज में लिख रहा है ना। तो ये आपको, जिसे सदुकड़ी भाषा कहते हैं, वो तरह तरह की, सदुकड़ी भाषा क्या है, वही बहुलता की भाषा है, जिसकी बात यहाँ पर कही जा रही है, वही बहुलता की भाषा है। तो एक ऐसी भाषा निर्मित हो रही थी, और वो प्रेमचंद के समय तक आती चली गई। ठीक है कि एक समानांतर उसका छायावाद भी था, लेकिन वो प्रेमचंद तक एक मानक के रूप में और बाद में आई। लेकिन जैसे जैसे आप कहेंगे खड़ी बोली ने कैसे, अक्सर बात उठती है कि खड़ी बोली ने बोलियों को दमित किया। वो जैसे जैसे हमारे समाज नगर केंद्रित होता चला गया, गांव हमारी चेतना से विस्थापित होता चला गया और नगर केंद्रित हो गया, तो नगर केंद्रित होते होते जो हमारी बोलियां थी, तो वो एक शहरीकरण का शिकार हुई। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा जो क्राइसिस है, जो संकट है, वो ये है कि अब नगर भी, जो छोटे नगर हैं, वो नाकाफी हो गए हैं। अब मेट्रो सेंट्रिक चीजें हो गया है। अब मेट्रो सेंट्रिक क्या है, अंग्रेजी। तो वो अभी भी आप, जैसे मैं कक्षा 8 तक पढ़ता था, तो मैं आया नहीं, मैं छठी में आया कादीपुर तहसील से सुल्तानपुर के जीआईसी में पढ़ने, और मुझे याद है कि हमारे वो शहर के कोई एक जज का लड़का भी, पहले तो सिर्फ जीआईसी में ही पढ़ते थे, जज का लड़का था, सिविल सर्जन का लड़का था, तो मैं खड़ी बोली नहीं बोल पाता था, 8वीं तक मैं नहीं बोल पाता था, और जब मैं उनसे अवधि में बात करूं तो बड़ा एक उपहास उड़ाने का भाव था। लेकिन अब स्थिति ये है, जो पिछले 30-40 साल में हमने तरक्की की, कि अगर आप खड़ी बोली में भी आप बोले, अब IIM में, IIT में अगर आप बोले, आप मेडिकल में आप बोले खड़ी बोली में, तो आपका उपहास उड़ाया जाएगा। तो ये भाषा का कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, ये एक यात्रा, इस यात्रा की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था। दूसरी बात बहुलता की, मुझे अब समय थोड़ा बता, मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ, तो जब होने लगेगा तो 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले आप। दूसरी तरफ भाषिक बहुलता की, तो जैसे ही भाषा का सवाल आता है, बड़ा दिलचस्प है कि एक स्टेट का, एक प्रदेश का नागरिक या कोई परिवार, अभी आप केरल जाना बड़ा पसंद करेंगे, आप कि केरल घूम आए, बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है वहां पर। ये केरल का आदमी ताजमहल देखने चला आएगा, तमिलनाडु वाला काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने बनारस चला आएगा, तो उसे स्वीकार है, वो टूरिज्म स्वीकार है। हमारे देश की जो बहुलवादी संस्कृतियां और सौंदर्य है, वो सब स्वीकार है। फिर भाषा के नाम पर ही वो बिदक जाएगा। यहाँ के लोग रामेश्वरम चले जाएंगे कि भाई रामेश्वरम बड़ा पुण्य स्थल है, चले जाएंगे, या केरल का प्राकृतिक सौंदर्य, चिकित्सा, आयुर्वेदिक इलाज कराने चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आएगा कि उनकी भाषा मेरी भाषा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि लाल किला या जामा मस्जिद या आगरे का ताजमहल, इसका और मीनाक्षीपुरम का कोई झगड़ा है, लेकिन आपको तमिल और हिंदी का लड़ाई आपको सुनाई लगातार सुनाई पड़ती रहेगी। जबकि भाषा बनती ही इसी आधार पर, भिन्नता ही इसी आधार पर होती है कि आपके की भाषा, एक भाषा
कैसे उसमें भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा फर्क होता है, आर्थिक स्थितियों का बड़ा फर्क होता है। जो भौगोलिक पर्यावरण है वो कई बार वह भी स्थानिकता का, अगर एक भाषा का निर्माण करता है, एक अलग भाषा की को जन्म देता है। तो लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है एक आधुनिक मनुष्य जो टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे की जानना चाहेगा, विदेश की सारी, जैसे एक समय था जब आप अंग्रेजी का विरोध करते थे तो सारी टेक्नोलॉजी का आप आनंद भी लेना चाहते थे, लेकिन यह कि अंग्रेजी आपको विरुद्ध लगती थी जो है वो। जबकि गनीमत है कि हमारे जो 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 हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य, भाषा के संदर्भ में कह रहा हूँ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो अधीन तो न होते, सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि अधीन न होते, लेकिन अधीन थे, हुए, ये तो एक सच्चाई है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वह फिर भी उनमें एक कल्चर को लेकर के, भाषा को लेकर के एक अग्रगामी या प्रोग्रेसिव चेतना थी। आप जरा जो स्पेन के लोग थे, उन्होंने जहाँ जहाँ, चूंकि ब्रिटिशर्स व्यापार करने आए थे यहाँ पर, वो यहाँ आपके ये संकट तो था कि आपका माल लेकर, लेकिन जो स्पेन के लोगों ने जो धर्म के लिए, ईसाइयत के नाम पर जो हमले किए, उन्होंने सभ्यता संस्कृति सबका नाश कर दिया। वो मानते थे पहले भाषा को नष्ट करो, फिर लिपि को नष्ट करो, फिर धरोहरों को नष्ट करो, फिर आपके नॉलेज को, आपके देशज नॉलेज को आप कर। जैसे मैक्सिको की जो माया सभ्यता थी, जहाँ इतनी समृद्ध सभ्यता थी और उनकी भाषाएं अपनी थीं, आज आपको मैक्सिको में कोई उनकी अपनी भाषा नहीं है, कोई लिपि नहीं है, खत्म। क्या माया सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता बिना भाषा और लिपि के तैयार हो गई? तो मेरा ये कहना है कि जब हम किसी एक जो भाषिक विरोध है, बहुलता का सुंदरता, जब हम कहते हैं कि हम अक्सर कहते हुए पाए जाएंगे कि हमारा देश बड़ा सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, यहाँ पर क्या एकता में अनेकता है, ये सौंदर्य है, विलक्षणता है। लेकिन जब भाषा का प्रसंग आता है तो आपकी एकता में अनेकता की पूरी अवधारणा जो है वो आप ध्वस्त कर देते हो। आप अपनी ही काया, जैसे हिंदी का एक शरीर था जो निर्मित हुआ था, जो उसकी काया हिंदी की वो निर्मित हुई थी तमाम सारी अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, और बिहार में आगे बढ़ जाइए आप, मागधी, सबके सुंदरता को लेकर के एक हिंदी निर्मित हुई। लेकिन जब पावर की बात आई, जब उसके तमाम हिंदी से भी बड़ी खतरनाक चीज मुझे लगती है, जैसे ही हिंदी से भी उनका आप लिटरेचर का सेंस आप देखिए, वो आपको लगेगा कि किस जमाने के लोग हैं ये भाई। लेकिन अगर आप देखें जो सरकार केंद्रित पूरी संरचना है, जो मार्केट है हिंदी में, जहाँ पैसा है, वो सब हिंदी सेवियों ने कब्जा कर रखा। तो हिंदी सेवियों ने ये बताया कि भाई ये जो हमारी बोलियां थी, जो हमारी शक्ति थी, जो उर्दू का शब्द भंडार हमने लिया, और एक समृद्ध जिसमें संस्कृत भी है, अरबी फारसी भी है, उर्दू भी है, अवधी भी है और ब्रज भी, सबकी शब्द संपदा को लेकर के आप एक भाषा तैयार हो गई थी। तो ये बात थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर संस्कृति की, तो ये केवल भाषिक मामला नहीं है। और आज जो है हम कॉर्पोरेट का जमाना है, वो एक रूपीकरण कर रहा है। शायद वो भी सपोर्ट करना चाहता है एक भाषा को, बोलियों का विनाश। क्योंकि भाषा जो तैयार होती है, जैसे मैंने कहा कि मेट्रो सेंट्रिक युग आ गया है, तो मेट्रो सेंट्रिक युग में अब हमारी बोलियों के सामने और चुनौती है। तो एक रूपता, जहाँ सौंदर्य जो है, तरह तरह के रंग हो, तरह तरह के, आप कल्पना करिए एक ऐसा समाज जहाँ एक ही रंग हो, ये एक ही आवाज हो, एक ही तरह का स्वर हो, वो कितना बदसूरत समाज होगा। ऐसे में कहना चाहता हूँ कि यह एक थोड़े से सीमित शब्दों में ही एक कोई अभिव्यक्ति का काम चलता रहे, वह समाज कितना कुरूप होगा। तो एक हमारी बहुलता का जो सुंदरता है, उससे हम केवल
पर्यटन स्थलों तक ही न सीमित करें, उसे केवल रीति रिवाजों तक और लोकाचारों तक हम न संक्षिप्त करें, बल्कि उसको आगे बढ़ करके भाषा की तरफ ले जाएं। और आखिर में भी मैं एक समापन जो अंत में वह भी मैं एक कविता के जरिए ही आपको सुनाना चाहता हूँ। चूँकि शुरुआत कविता से थी तो आखिर भी कविता से ही है। और ये कविता है केदारनाथ सिंह जी की। मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को। इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्थ। इसमें भरा है आस पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्थ कि मैं जब भी इसे बोलता हूँ तो कहीं गहरे अरबी, तुर्की, बांग्ला, तेलुगु, यहाँ तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी सब बोलता हूँ जरा जरा जब बोलता हूँ हिंदी। धन्यवाद।